खबर हरियाणा पर। दिल्ली के ट्रेड फेयर में आयोजित हरियाणा डे कार्यक्रम सीएम मनोहर लाल ने प्रदेश के पवेलियन का किया अवलोकन, खिलाड़ियों को भी किया सम्मानित। ट्रेड फेयर में मुख्यमंत्री मनोहर लाल का अलग दिखा अंदाज, सीएम ने चलाई गाड़ी, खुद आजमाए गोल्फ कोर्स पर हाथ। बढ़ते प्रदूषण को लेकर प्रदेश सरकार सख्त, सीएम ने कहा पर्यावरण सुरक्षित करने के लिए सरकार गंभीर, कुछ जिलों में ऑड इवन पर हो रहा विचार। बिजली मंत्री रणजीत चौटाला का बड़ा बयान, रडार पर है बिजली विभाग के 150 से ज्यादा कर्मचारी, 15 को कर सकते हैं टर्मिनेट। जिंद में भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने किया शक्ति प्रदर्शन, सांसद दीपेंद्र हुड्डा, गीता बुकुल और रघुबीर कादियान समेत कई विधायक रहे मौजूद। पीएचडी-सीसीआई के पार्लियामेंट्री फोरम के चेयरमैन और साधना ग्रुप के एमडी राकेश गुप्ता ने केंद्रीय मंत्री के सामने स्टील इंडस्ट्री को लेकर उठाया सवाल, एमएसएमई में स्टील इंडस्ट्री को बचाने के लिए क्या कर रही है सरकार। और गुरुग्राम में पेश की गई एकता की नई मिसाल, श्री गुरु सिंह सभा को मुस्लिम भाइयों से अपील, गुरुद्वारों में कर सकते हैं नमाज अदा। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कनिका अरोरा और आप देख रहे हैं हर खबर हरियाणा। मेरा गांव मेरा देश में आपका स्वागत है। तो बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम आपको बता दें कि इस वक्त दिल्ली से बड़ी खबर मिल रही है, जहां पर सीएम मनोहर लाल इस वक्त आपको बता दें कि उन्होंने ट्रेड फेयर में हरियाणा डे कार्यक्रम में शिरकत की थी। इस दौरान आपको बता दें कि उन्होंने कई खिलाड़ियों को भी सम्मानित किया है। इंटरनेशनल ट्रेड फेयर में सीएम मनोहर लाल ने कहा कि हम लाल डोरा को खत्म करेंगे। वहीं हरियाणा के लोगों ने बहुत मेहनत की है, हर क्षेत्र को आगे लेकर भी चल रहे हैं। साथ ही प्रदेश में विकास की कई योजनाएं लेकर आए हैं और विकास के लिए सबके प्रयास की जरूरत है। ये सीएम की तस्वीरें हम आपको दिल्ली से दिखा रहे थे। हरियाणा 1966 में बना और 66 में जब बना तो उस समय देश और दुनिया के ये लोग कहते थे कि इन्होंने हरियाणा प्रदेश बनवा तो लिया, लेकिन क्या अपने जो सरकारी प्रशासन अमला जो है, सरकारी कर्मचारी हैं, उनको ये सैलरी भी दे पाएंगे क्या? ये बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क उस समय लगा था, क्योंकि नए प्रदेश और इस क्षेत्र का जो पिछड़ापन था, जिसके कारण से हरियाणा के लोगों ने आंदोलन करके हरियाणा प्रदेश बनवाया था। कोई उद्योग नहीं था आज के प्रकार से, जैसे हमारा कृषि का एक विकसित स्वरूप है, ये नहीं था। हरियाणा में तो स्थिति ये थी, सूखा पड़ा हुआ था। हरियाणा की जनता को भी पेट भरने के लिए अनाज उस समय शायद ही पैदा होता होगा। पानी का बहुत संकट था, इंफ्रास्ट्रक्चर ना के बराबर था, उद्योग नहीं थे। हाँ, हमारे यहाँ के मेहनती लोग, चाहे वो किसान हो, मजदूर हो या कोई एंटरप्रेन्योरशिप करने का उसको अवसर मिले तो वो व्यक्ति हो, फिर यहाँ की मिट्टी, इस मिट्टी में जो जज्बा खेल का भरा हुआ था वो हमें विरासत में मिला। हमने ट्रांसफर पॉलिसी जो एक उद्योग होता था उसको समाप्त किया कि अब उद्योग नहीं चलेगा। ये इसमें ट्रांसपेरेंसी लाएंगे, ऑनलाइन ट्रांसफर पॉलिसी ये हमने बनाई। सबसे पहले उसमें जो लाभार्थी थे वो अध्यापक थे। 83,000 अध्यापक हमारे हरियाणा में हैं और जब सर्वे हुआ उस पॉलिसी को लागू होने के बाद 93% ऑफ देम वो संतुष्ट हुए। उनका ये बहुत बढ़िया हो गया, अब हमको किसी के चक्कर नहीं काटने पड़ते कि मेरा ट्रांसफर यहां से वहां करा दो। जो उनकी सीनियोरिटी है उस हिसाब से अपने आप अप्लाई करने के बाद और उनका ट्रांसफर हो जाता है। नौकरियां ये बिकती थी, पर्चियां चलती थी, नेताओं के इर्द गिर्द घूम करके और लोग नौकरियां प्राप्त करते थे। हमने कहा नहीं, इसका पैमाना होगा योग्यता।
मिशन मेरिट को रख करके कि जो ज्यादा अच्छा पढ़ा लिखा है, जिसकी मेरिट बनती है, नौकरी पहले उसको मिलेगी। हाँ, बेरोजगार किसी को नहीं छोड़ेंगे, जिसकी कम मेरिट होगी उसको भी तरह तरह के अवसर पैदा कराएंगे, उनको भी नौकरी देंगे। हमने परिवार पहचान पत्र लागू किया। इस परिवार पहचान पत्र का भी ये यूनिक एक कार्यक्रम है। न देश में किसी प्रांत ने इसको लागू किया है, न दुनिया में किसी देश ने लागू किया है। और अब उसके ऊपर लेख लिखे जा रहे हैं। ये कंसेप्ट, अभी तक तो आधार, ये हमारा एक इंडिविजुअल का, एक सिटीजन का आधार नंबर होता था, उसकी आईडी होती थी, लेकिन हमने फैमिली आईडी दी कि परिवार में जितने सदस्य हैं सबका डाटा होना चाहिए। कितने उसमें से पढ़ते हैं, कितने उसमें काम करते हैं, कितने छोटे बच्चे हैं, कितने बुजुर्ग हैं, और उनकी क्या क्या काम, व्यवसाय क्या करते हैं, उनकी इनकम कितनी है, ताकि हम सरकारी योजनाएं ऐसी बना सकें जो डिजर्व करता है, जो सबसे आखिर में है, जो कमजोर है, उसको सहायता सरकार दे सके, उसके लिए योजनाएं बना सके। आखिर सरकार के सारे जितने भी साधन होते हैं, उसके ऊपर पहला अधिकार जो कमजोर व्यक्ति है, जो पीछे रह गया, जो गरीब है, उसका अधिकार पहला अधिकार है। इसलिए हमने योजना बनाकर, और मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना, इसके ऊपर काम चल रहा है। आने वाले 1 साल के अंदर अंदर हम 1 लाख ऐसे गरीब परिवारों को रोजगार के अवसर देंगे, जिनकी आय अगर 1 लाख से कम है तो उसको 2 लाख रुपया साल की आय हो जाए, ये गारंटी से उसको 1 लाख परिवारों को हम देने वाले हैं। खबरों में आगे बढ़ते हैं। अब दिल्ली की बात अगर हम बात करें तो सीएम मनोहर लाल पलवल भी पहुंचे, जहां उन्होंने कई कार्यक्रमों में बताया जा रहा है कि शिरकत भी की है। और आपको बता दें कि श्री विश्वकर्मा कौशल विश्वविद्यालय में तृतीय स्थापना दिवस कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि वे पहुंचे। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने उपस्थित ग्रामीणों को संबोधित करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आत्मनिर्भर भारत की बात कही है। आत्मनिर्भर भारत तभी हो सकता है प्रदेश की 130 करोड़ जनता को रोजगार के माध्यम से अपने पैरों पर खड़ा कर। रोजगार प्राप्त करने के लिए शिक्षा के साथ साथ हुनरमंद होना भी बहुत जरूरी है। मुख्यमंत्री ने ये भी कहा कि इस विश्वविद्यालय से लोगों को कौशल विकास के जरिए काफी फायदा मिलेगा। देखिए, हमने बहुत ही एक बड़ी अपेक्षा को रख करके इस यूनिवर्सिटी को बनाया है। कौशल विकास अपने आप में ये एक बहुत बड़ा युवाओं के लिए ऐसा विषय है जिसकी हमको भी प्रतीक्षा है, युवा भी अपेक्षा करता है कि रोजगार के नाते शिक्षा प्राप्त करके या कम शिक्षा प्राप्त करके भी कुछ कौशल, कुछ हुनर, उसका विकास हो, ताकि रोजगार के लिए हम उसकी सहायता कर सकें, इंडस्ट्री उसकी सहायता करे, या सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में भी उसको अगली खबर का रुख करते हैं। अगली खबर गुरुग्राम से है, जहां पर आपको बता दें कि सीएम मनोहर लाल ने तहसील में अब तहसीलदार के अलावा बात करें तो एसडीएम और सीटीएम भी जल्द रजिस्ट्रेशन कर सकेंगे। सीएम ने कहा कि पहले से वर्षों से बनी अवैध कॉलोनियों को नियमित करने के लिए पोर्टल खोला गया था, जिस पर प्रदेश में लगभग 1200 कॉलोनियां रजिस्टर हुई थी। उनको नियम अनुसार नियमित करने के बाद बची हुई पुरानी कॉलोनियों को रजिस्टर करने का मौका दिया जाएगा और पोर्टल दोबारा खोला जाएगा। जाते हैं, लेकिन कोर्ट कई बार रास्ते में यानी उनकी कंप्लेंट्स के आधार के ऊपर एक्शन लेने से मना करते हैं, और कई चीजों पर स्टे, जैसे एडवर्टाइजमेंट पॉलिसी में भी कई मुद्दे ऐसे आए जिसमें कोर्ट स्टे लगाता है। इसी प्रकार जब हम इलीगल कॉलोनीज को मानो यानी उसको तोड़ने की कोशिश करते हैं, तब भी कोर्ट बीच में आता है। बाद में भले ही कुछ समय के बाद उसके हटते हैं और कार्रवाई भी करते हैं, लेकिन नियम कानून के हिसाब से चलना वो भी हमारे लिए भी आवश्यक है। उसके हिसाब से हम चलते हैं, आगे ये चीजें ना दोहराई जाएं, इसलिए हम काम करते हैं। शुक्रिया। अगली खबर का रुख करते हैं। अगली खबर हरियाणा से। आपको बता दें कि हरियाणा बीजेपी के प्रभारी विनोद तावड़े ने आपको बता दें कि चंडीगढ़ में बीजेपी महिला मोर्चा की अहम बैठक की है। बैठक के बाद महिला मोर्चा को प्रदेश अध्यक्ष सुमित्रा चौहान ने कहा कि महिला मोर्चा ने महसूस किया है कि एनीमिया बढ़ता जा रहा है। HB13 के लिए विशेष तौर पर प्रभारी विनोद तावड़े के साथ चर्चा हुई है। वहीं हरियाणा महिला मोर्चा ने 10 लाख टेस्ट का टारगेट बनाया। आज जो हमारा खास मुद्दा था स्वस्थ हरियाणा, इसको लेते हुए एक बड़ी चिंता की बात है कि हमारी बहनों में एनीमिक होती हैं। हरियाणा में क्या पूरे देश में इसकी है, लेकिन हरियाणा महिला मोर्चा ने पिछले काफी समय से ये महसूस किया कि हरियाणा की बहनें एनीमिक रूप से
उनको अपना एचबी बढ़ाने की आवश्यकता है। हरियाणा महिला मोर्चा ने एक नारा दिया, हरियाणा महिला मोर्चा का एक ही नारा, HB 13 हो सबका हमारा। क्योंकि हरियाणा की बहनें खेल में, शिक्षा में, सब में आगे हैं, लेकिन हमारे स्वास्थ्य में कहीं न कहीं डगमगाया हुआ है। उसकी तैयारियों के लिए कि आज हरियाणा महिला मोर्चा ने निर्णय लिया, माननीय श्री विनोद तावड़े जी के सामने, हमारे प्रभारी के सामने, हमारी राष्ट्रीय प्रभारी के सामने, कि हम मार्च तक 10 लाख महिलाओं तक पहुंचे। खबरों में आगे बढ़ते हैं। हरियाणा प्रदेश कांग्रेस ने कांग्रेस भवन में मीटिंग का आयोजन किया गया। प्रदेश मुख्य प्रवक्ता बजरंग गर्ग ने कहा कि सरकार की गलत नीतियों के कारण देश और प्रदेश में बेतहाशा महंगाई हो चुकी है। वहां तक कि खाद्य वस्तुएं, सब्जी और फल के साथ साथ आम उपयोग में आने वाली हर वस्तुओं की कीमतें भी आसमान छू रही हैं। तो हिसार से ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां कांग्रेस भवन में बढ़ती महंगाई को लेकर के बैठक की गई है। तो प्रदेश मुख्य प्रवक्ता बजरंग गर्ग ने कहा कि सरकार की गलत नीतियों के कारण देश और प्रदेश में बेतहाशा महंगाई हो चुकी है। यहां तक कि खाद्य वस्तुएं, सब्जी और फल के साथ साथ आम उपयोग में आने वाली हर वस्तुओं की कीमतें आसमान छू रही हैं। इसी को लेकर के आज ये मीटिंग हुई है, बढ़ती महंगाई को रोकने को लेकर के। कांग्रेस पार्टी द्वारा देश व प्रदेश के अंदर महंगाई व बेरोजगारी के विरोध के अंदर जगह जगह जन जागरण अभियान चलाया हुआ है, जिसके तहत जगह जगह धरने, प्रदर्शन, पैदल मार्च और गांवों में स्टे का कार्यक्रम कांग्रेस पार्टी के नेताओं द्वारा, कार्यकर्ता द्वारा किया जा रहा है। यहाँ तक कि पूरे देश के अंदर, प्रदेश के अंदर महंगाई चरम सीमा के ऊपर। अगली खबर का रुख करते हैं। अगली खबर रेवाड़ी से एक बड़ी जानकारी इस वक्त आपको दे दें। बड़ी खबर इस वक्त मिल रही है, जहां बेसमेंट की खुदाई के दौरान एक बड़ा हादसा हुआ है। 3 से 4 मजदूरों के दबे होने की आशंका जताई जा रही है। रेस्क्यू टीम फिलहाल राहत कार्य में जुटी हुई है। मौके पर बड़े अधिकारी भी बताया जा रहा है मौजूद हैं। तो रेवाड़ी से ये बड़ी जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। इस वक्त की ये बड़ी खबर है, जहां बेसमेंट की खुदाई के दौरान बड़ा हादसा हुआ है। इस हादसे में 3 से 4 मजदूरों के दबे होने की आशंका जताई जा रही है। रेस्क्यू टीम राहत कार्य में फिलहाल जुटी हुई है और मौके पर बताया जा रहा है कि कई बड़े अधिकारी भी मौजूद हैं। इस वक्त रेस्क्यू कार्य फिलहाल जारी है, लोगों को बचाने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि बताया जा रहा है कि बेसमेंट की खुदाई के दौरान यह हादसा हुआ है और मजदूरों के दबे होने की आशंका जताई जा रही है। बताया जा रहा है कि 3 से 4 मजदूर हैं जो कि फंसे हुए हैं। रेस्क्यू टीम मौके पर मौजूद है और कार्य जो है वो जारी है। इसके साथ ही आपको बता दें कि कई बड़े अधिकारी भी इस वक्त वहां पर मौजूद हैं। बेसमेंट की खुदाई के दौरान आपको बता दें कि यह हादसा हुआ है। हादसे में 3 से 4 मजदूरों के फंसे होने की खबर सामने आ रही है। फिलहाल रेस्क्यू टीम राहत कार्य में जुटी हुई है और लोगों को बचाने की कोशिश की जा रही है। आखिरकार 3 से 4 मजदूर, जैसा कि मैंने आपको जानकारी दी, फंसे हुए हैं। हमारे साथ तमाम जानकारी के लिए संवाददाता महेंद्र भारती इस वक्त जुड़ गए हैं, उनका मैं रुख करूंगी। महेंद्र, सबसे पहले जानना चाहूंगी आखिरकार कैसे ये हादसा हुआ है और फिलहाल इस वक्त क्या कुछ स्थिति बनी हुई है। जैसे कि जानकारी मिल रही है कि 3 से 4 मजदूर जो हैं वो फंसे हुए हैं। जी, मैं आपको बता देना चाहूंगा कि ये रेवाड़ी के गवर्नमेंट गर्ल्स स्कूल के पीछे की घटना है और इस गली में एक बेसमेंट खुदाई का कार्य चल रहा था और बेसमेंट खुदाई का कार्य चलते चलते 3 से 4 दिन हो गए हैं। आज शाम करीब 5 बजे के आसपास ये बेसमेंट की मिट्टी ढहेगी, जिसमें 4 मजदूर मौजूद नीचे काम कर रहे थे। वो चारों मजदूर अभी दब गए हैं। सूचना के बाद आला अधिकारी मौके पर पहुंचे हैं। दमकल विभाग की टीम के साथ साथ पुलिस विभाग की टीम भी दबे हुए मजदूरों को निकालने का काम कर रहे हैं। दबे हुए मजदूर
मजदूरों में 2 महिलाएं और 2 पुरुष शामिल हैं। और अभी यहाँ रात का समय है, लाइटें जल रही हैं और दमकल विभाग की गाड़ी और एम्बुलेंस या फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौजूद है और पुलिसकर्मी रास्ते को दोनों तरफ से बंद करवाकर इस रेस्क्यू को चलाए हुए हैं, लेकिन अभी भी एक भी मजदूर बाहर नहीं निकाला गया है। सरासर माने जाए तो नगर परिषद की लापरवाही है, क्योंकि नगर परिषद के अधिकारी को यही नहीं मालूम है कि बेसमेंट कौन खोद रहा है और इसकी परमिशन ली है या नहीं ली है। अभी इस पे अधिकारी कोई बोल नहीं रहे हैं और अभी भारी तनाव यहाँ बना हुआ है, भारी रोष बना हुआ है। पीड़ित जो उसका परिजन है वो यहाँ विलाप कर रहे नजर आ रहे हैं और काफी संख्या में जो है लोग यहाँ जुटे हुए हैं, देख रहे हैं, आ रहे हैं और लोगों को यही समझा रहे हैं कि दूर रहो, क्योंकि साथ में जो बिल्डिंग बनी हुई है उसका भी गिरने की आशंका बनी हुई है। इसलिए लोगों को यहाँ के पुलिस बल लगा के हटाया जा रहा है ताकि कोई बड़ा हादसा ना हो और उन चारों मजदूरों को निकालने के लिए रेस्क्यू अभियान जारी है। जी बिल्कुल महेंद्र, जानना चाहेंगे आखिरकार कितनी देर से ये रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है, क्योंकि 3 से 4 मजदूर हैं जो फंसे हुए हैं, जैसा कि आपने जानकारी भी दी है कि इसमें 2 महिलाएं और 2 पुरुष भी शामिल बताए जा रहे हैं। हाल फिलहाल अधिकारियों का क्या कुछ कहना है, जैसे कि कई बड़े अधिकारी भी इस वक्त वहां पर मौजूद हैं? जी, मैं आपको बता देना चाहूंगा कि नगर परिषद के ईओ और बाकी आला अधिकारी यहाँ मौके पर, पुलिस के अधिकारी भी यहाँ मौके पर रेस्क्यू टीम अपना कार्य कर रही है। लेकिन पिछले 1 घंटे से कड़ी मशक्कत के बाद भी एक भी मजदूर को इस मलबे में दबे होने के बाद भी बाहर नहीं निकाला गया है। मलबे से बाहर निकलने के बाद ही पता चल पाएगा कि वो चारों जो अंदर दबे हुए हैं उनकी हालत कैसी है, वो ठीक है या फिर कुछ ऐसी कोई घटना ऐसा समाचार ना मिले। हम चाहते हैं कि चाहे कुशल वो मजदूर वापस निकले और अपने घरों को लौटे, लेकिन अभी भी 1 घंटे से रेस्क्यू चला हुआ है। 1 घंटे के रेस्क्यू के बाद भी एक भी मजदूर को मलबे से निकाले नहीं जा रहा है। पुलिस बल जो है लोगों को समझा रहे हैं और इस रास्ते पे आने से रोक रहे हैं, क्योंकि दूसरी बिल्डिंग का भी ये खतरा बना हुआ है कि वो बिल्डिंग भी गिर सकती है, क्योंकि उस बिल्डिंग के साथ में ये बेसमेंट बना हुआ है और वो बिल्डिंग भी 3 मंजिल से ज्यादा की बनी हुई है। ये सरासर नगर परिषद की लापरवाही है, क्योंकि नक्शे पास बगैर किए ही इस तरह की गतिविधियों को अंजाम दिया जाता है और बल्कि इनको जांच करनी चाहिए, फील्ड में घूमना चाहिए, ताकि अधिकारियों को संज्ञान में पता रहे कि अधिकारी क्या कर रहे हैं, कहाँ इस तरह के निर्माण कार्य चल रहे हैं। लेकिन सब कुंभकर्ण नींद सोए रहते हैं, प्रशासनिक अधिकारी जागते तब है तब हादसा हो जाता है। आज भी ऐसा हुआ, जब ये हादसा हुआ, जब मलबे में लोग दबे, मजदूर दबे और उनको निकालने के लिए जब अधिकारी आए तभी अधिकारी जागे हैं और अभी कुछ कैमरे के सामने कहने से कुछ गुरेज कर रहे हैं, बचते नजर आ रहे हैं। इससे साफ नजर आता है कि अधिकारियों से मिली भक्त के चलते ये सब कुछ चलता रहता है और अधिकारी चैन की बंसी बजाकर सोते रहते हैं। मजदूरों को और लोगों को इन समस्याओं से 2-4 होना पड़ता है। जी बिल्कुल महेंद्र, देखा जाए तो इस तरह के मामले पहले भी सामने आ चुके हैं, कई बार ऐसे मामले सामने आए हैं, लेकिन बावजूद उसके देखा जाए तो इन सब मामलों पर कुछ संज्ञान क्यों नहीं लिया जाता है? आखिरकार इन पर रोक क्यों नहीं लग पाती है? देखा जाए तो कहीं ना कहीं लापरवाहियां जो है वो निकलकर सामने आती रहती हैं। जी, एक के बाद एक लापरवाही जो इस तरह की सामने आती रहती है, लेकिन फिर भी सरकारें इस पर संज्ञान नहीं लेती, कोई कार्रवाई नहीं करती है कि अधिकारियों पर कार्रवाई करनी चाहिए। जिनके जो अधिकारी इसके जिम्मेदार है उन अधिकारी पर गाज करनी चाहिए, ताकि एक अधिकारी पर जिस कार्रवाई प्रशासन सरकार करेगी तो दूसरा अधिकारी भी सचेत रहेगा, अपने कार्य को निपुणता से निभाएगा। लेकिन यहाँ किसी भी अधिकारी पर इस तरह की कोई कार्रवाई नहीं होती लापरवाही के बाद, तो दूसरा अधिकारी भी इस तरह की लापरवाही को डुलमुल कर देता है और इस तरह के हादसे आए दिन होते रहते हैं। लेकिन ये हादसे कब तक होते रहेंगे, यही हम सरकार से, प्रशासन से पूछना चाहता है। इन पर अंकुश लगना चाहिए, अधिकारियों को सजग रहना चाहिए कि लापरवाही ना किसी तरह की कोई अधिकारी या कोई। बिल्कुल महेंद्र, फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। खबरों में आगे बढ़ते हैं। साइबर सिटी गुरुग्राम में श्री गुरु सिंह सभा ने गुरु पर्व से पहले भाईचारे की एक मिसाल पेश करते हुए अपील की है कि अगर मुस्लिम भाई चाहे तो कोविड नियमों के तहत गुरुद्वारों में जुमे की नमाज अदा कर सकते हैं। श्री गुरु सिंह सभा के प्रधान शेरगिल सिद्धू ने कहा कि ये हमारी पहली कोशिश नहीं है। इससे पहले भी बता दें कि अमृतसर के हरमिंदर साहिब में नमाज अदा की जाती रही है। तो साइबर सिटी गुरुग्राम में श्री गुरु सिंह सभा ने गुरु पर्व से पहले भाईचारे की मिसाल पेश करते हुए अपील की है कि अगर मुस्लिम भाई चाहे तो कोविड नियमों के तहत गुरुद्वारे में जुमे की नमाज अदा कर सकते हैं। और साथ ही गुरु पर्व से पहले आपको बता दें कि उन्होंने ये अपील की है।
अंबाला में केंद्रीय गुरुपर्व कमेटी की ओर से गुरु नानक देव जी के 552वें प्रकाशोत्सव पर नगर कीर्तन का आयोजन किया गया, जिसमें पंजाबी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के प्रधान भूपिंदर सिंह केंद्र ने शिरकत की और उनके साथ सब्जी मंडी एवं हनुमान मार्केट के पदाधिकारियों ने नगर कीर्तन का भव्य स्वागत किया। ये कीर्तन यात्रा अंबाला कैंट के गुरुद्वारा बीसी बाजार में शुरू होकर बीसी बाजार गुरुद्वारा में समाप्त हुई। इस मौके पर श्रद्धालुओं ने नगर कीर्तन में शिरकत करने वाले लोगों से ने गुरु का प्रसाद भी ग्रहण किया। फतेहाबाद में पर्यावरण बचाने और प्रदूषण मुक्त करने को लेकर के पीड़ियाखेड़ा के स्टेडियम से बच्चों ने जागरूकता रैली निकाली। फतेहाबाद के डीसी महावीर कौशिक ने रैली को हरी झंडी दिखाकर के रवाना किया। डीसी महावीर कौशिक ने कहा कि पर्यावरण को बचाना हमारा कर्तव्य है, इसका पालन करना परम धर्म है। डीसी महावीर कौशिक ने किसानों से पराली न जलाने की अपील की है और कहा है कि धान की पराली जलाने से पर्यावरण प्रदूषित होता है। रेवाड़ी में रेजांगला सूर्य दिवस पर शहीदों को श्रद्धांजलि दी गई। अहीर रेजिमेंट की मांग को लेकर के यादव महासभा ने रैली निकाली और कहा कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का अपमान सहन नहीं करेंगे। कंगना रनौत को माफी मांगनी चाहिए। आपको बता दें कि कंगना रनौत ने महात्मा गांधी को लेकर के विवादित बयान दिया था, जिसका विरोध लगातार जारी है। पराली जलाने वालों पर प्रशासन सख्त है। पराली में आग लगाने वाले 456 लोगों पर जुर्माना भी किया गया। जुर्माने के रूप में वसूले गए 11,70,000 रुपए। जिले में अब तक 1276 स्थानों पर पराली जलाई जा चुकी है। हालांकि पिछले साल की तुलना में ये आंकड़ा कम है। वहीं कृषि विभाग ने किसानों से पराली नहीं जलाने की अपील की है। साथ ही वह स्कूली बच्चों को साथ लेकर गांव-गांव जाकर किसानों को पराली नहीं जलाने के प्रति जागरूक करेंगे। वहीं डीसी ने जागरूकता वाहन को हरी झंडी दिखाकर के रवाना भी कर दिया। अब तक इस बार हमारे 1276 हैं जो फायर लोकेशन है, उन पे पराली की जो हमें हरसैक से प्राप्त हुई है। इसके अलावा 2020 में 1761 जो लोकेशन पे हरसैक से हमें जो फायर लोकेशन है वो मिली थी और अभी तक हमने 456 किसानों के चालान करके और उससे 11,70,000 हमने जो जुर्माना है वो वसूल किया है। और इस किसानों को जो पराली ना जलाने के लिए जागरूक करने के लिए हम अभी बहुत प्रयास कर रहे हैं। पहले भी हमने जो अवेयरनेस कैंप है वो लगाए थे और आज हमने डीसी साहब की फ्लैग ऑफ जो हमने 3 वैने हैं जो की हैं, जो ब्लॉक भुन्ना, ब्लॉक नागपुर, ब्लॉक रतिया और ब्लॉक फतेहाबाद में घूम घूम के गांव में किसानों को इस बारे में जागरूक करेंगे कि वो पराली को आग न लगे। सिरसा के गांव प्रतापनगर के पास बंद पड़ी दाल मिल के गोदाम में नकली डीएपी खाद बनाने के मामले का भांडाफोड़ हुआ है। नकली खाद के लिए खाद की तरह का ही दाना इफ्को और उत्तम डीएपी के खाली बैग में भरी जा रही थी। जैसे ही किसानों को नकली खाद बनाने की सूचना मिली तो काफी संख्या में किसान जमा हो गए। किसानों ने तुरंत कृषि विभाग और पुलिस के अधिकारियों को सूचना दी, जिसके बाद कृषि विभाग और पुलिस के अधिकारी मौके पर पहुंचे और कार्रवाई शुरू कर दी। किसानों का कहना है कि पुलिस ने इस मामले में मामला दर्ज कर उचित कार्रवाई का आश्वासन दिया है। अगली खबर का रुख करते हैं। गोहाना में पिछले 49 दिनों से लगातार आंगनवाड़ी कार्यकर्ता अपनी मांगों को लेकर के गोहाना के एसडीएम कार्यालय में प्रदर्शन कर रही हैं, जिसके चलते गोहाना और आसपास के गांव में आंगनवाड़ी केंद्रों में ताला लटका हुआ है। पिछले 49 दिनों से छोटे बच्चों को राशन भी नहीं वितरण किया गया।
ना विरोध। आज ये हमें 49 दिन हो गए हैं लगातार, और हमारी आंगनवाड़ी उसी दिन से बंद है। लेकिन प्रशासन बार बार दबाव बना रहा है हमारे ऊपर कि भाई सेंटर्स को खोला जाए, जबकि पोल्यूशन के कारण भी 4 जिलों में छुट्टी घोषित कर रखी है हरियाणा सरकार ने। लेकिन फिर भी हमारी सुपरवाइजर प्रेशराइज कर रही है हमारी वर्करों को कि भी सेंटर खोलो, जिसमें हमारे पास तो बिल्कुल छोटे बच्चे आते हैं। अब ये बताओ उस पोल्यूशन का असर क्या उन बच्चों पर नहीं होगा? और हम अपनी सिर्फ जो हमारी जायज मांगे हैं उनके लिए बैठे हैं, जिसकी सरकार कोई सुध नहीं। HSEB वर्कर यूनियन सब यूनिट चीका के कर्मचारियों ने बिजली बोर्ड के खिलाफ जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। बिजली विभाग के चीफ पंचकुला ने 4 कर्मचारियों को सस्पेंड भी किया था। यूनियन प्रधान ने कहा था कि जब तक बर्खास्त कर्मचारियों की बहाली नहीं होगी तब तक धरना प्रदर्शन जारी रहेगा। उन्होंने ये भी कहा कि ठेकेदार की लापरवाही से हादसे हुए थे, जिसमें सस्पेंड कर्मचारियों का कोई दोष नहीं है। मामला ये है जी, 9 तारीख को हमारे 2 साथी सस्पेंड कर दिए और 2 साथी 10 तारीख को चीफ पंचकुला के द्वारा सस्पेंड कर दी गई। जबकि जो 2 साथी 9 तारीख को सस्पेंड किए गए हैं उसमें पूर्णतः पूरी गलती जो कॉन्ट्रैक्टर है उसकी है। जो उसकी लेबर थी, स्किल्ड लेबर होनी चाहिए थी उसके पास, अनस्किल्ड लेबर उसने पोल पे चढ़ा दी। उनके पास सेफ्टी इक्विपमेंट कुछ नहीं थे। हमारे कर्मचारियों की कोई गलती नहीं है। ऐसे ही एक साथी हमारा जब विंड स्टॉर्म आया था उसके दौरान चोट लग गई थी। हालांकि उस दौरान वर्कलोड इतना था कि कम से कम पूरे यूनिट डिवीजन की बात करें तो 4000 पोल टूटे हुए थे और पैडी सीजन था। पैडी सीजन के अंदर काम करते हुए तूफान आया हुआ था, पोल टूटे हुए थे। उसके अंदर हमारे कर्मचारी साथी को का एक्सीडेंट हो गया था, लेकिन उसको भी सस्पेंड कर दिया गया। हालांकि बात ये थी कि 1 महीने पहले SC कैथल द्वारा उसको 100 का नोटिस कर दिया गया था। एक बार सजा देने के बाद दूसरी बार सजा उसको ये दे दी गई कि उसको सस्पेंड कर दिया। ऐसा है जी, 30 तारीख को यहाँ चीका शहर के अंदर हमारे जई साहब ने परमिट लिया हुआ था, ईश्वर फोरमैन ने और 30 जई ने। और ठेकेदार जो है विनोद ठेकेदार सीवन से, उनके कॉन्ट्रैक्ट की लेबर वहाँ पे काम कर रही थी। जिस लाइनों पे काम किया गया था वो लाइनें पूरी रूप से बंद की गई थी। फिर भी जनरेटर के द्वारा या ओवर क्रॉसिंग की वजह से कहां से करंट आया, जिसके दौरान उसके 2 कर्मचारी जो ठेकेदार के थे उनको झटका लगा। जिसमें जो एक कर्मचारी है वो तो बिल्कुल ठीक है, हॉस्पिटल से छुट्टी होकर घर चला गया है, और जो दूसरा कर्मचारी है वो भी ठीक है, उसका ट्रीटमेंट पटियाला हॉस्पिटल में चल रहा है। और विभाग ने यहाँ इतनी बड़ी लापरवाही बरती कि बजाय कर्मचारियों के साथ बात करने के, बिना उन जांच के हमारे 2 कर्मचारी जो थे जय सतीश कुमार उनको भी सस्पेंड कर दिया गया, और एक हमारा फोरमैन है ईश्वर सिंह उसको भी सस्पेंड कर। और इसी के साथ मेरा गांव मेरा देश में बस इतना ही। देखते रहिए हर खबर हरियाणा।